नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन लाइन पे स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। कक्षा 8 के लिए जो आपका पूरा बुक का सॉल्यूशन बताया जा रहा है उसमें। तो यहाँ पे सेकंड जो चैप्टर है साथियों, वो है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर हमने जो पढ़ा था कहाँ कब कैसे, यहाँ पे सेकंड है व्यापार से साम्राज्य तक। मतलब विदेशी जो आक्रामक आप भारत में आए थे, ब्रिटिश शासनकर्ता भारत में आए थे, तो उन्होंने क्या क्या व्यापार किया, किस प्रकार से उन्होंने साम्राज्य वृद्धि की, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा इस वीडियो में। तो आप एंड तक वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आएगा। साथ ही साथ इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो भी हम सॉल्यूशन पूरा करेंगे, जो आपको आपके टेस्ट में, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, आपका एनुअल एग्ज़ाम, आपके मिड टर्म, सब में आपको काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपन। सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है, आप पढ़ेंगे कि मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। यानी कि शक्तिशाली बादशाह की बात की जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे मुग़ल काल का जो अंतिम शासक था वो बहादुर शाह जफ़र था। कौन था? बहादुर शाह जफ़र, जो कि 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति थी, उस समय वो मौजूद थे, अंतिम शासक। ठीक है। वर्तमान में भारत को एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मतलब इस दौरान जब ये औरंगजेब था, ठीक है, उस दौरान क्या था कि भारत का जो वर्तमान क्षेत्र था उस पे बहुत ज़्यादा अधिकार इनके द्वारा कर लिया गया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। मतलब मान लीजिए कि कोई एक सत्ताधारी व्यक्ति है जो बहुत ही ताकतवर है, या फिर उसकी जो साम्राज्य नीति है वो बहुत अच्छी है, और उसके जाने के बाद जो छोटे छोटे सामंत वगैरह है वो क्या करते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं और वो अपनी ताकत दिखाना शुरू कर देते हैं। वो यहाँ पे बताया गया है। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। मतलब दिल्ली को राजधानी बना रखा था इन्होंने, तो ऐसे ही छोटी छोटी रियासतें आई और उन्होंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग सत्ता स्थापित की, और दिल्ली जो केंद्र बना रखा था उसको चेंज करते गए। ये यहाँ पे बताया गया है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ पहल एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे? मतलब अंग्रेज़ भारत में क्यों आए थे? अंग्रेज़ भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, छोटी सी कंपनी स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले इजाज़त ली कि हम ऐसा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ के राजा महाराजा थे वो आपको पता ही है, मान बढ़ाई के भूखे थे। उन्होंने कर दिया, ठीक है हम चलो दया करते हैं तुम पे, तुम यहाँ पे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उनको क्या पता था कि आगे जाके उनको इसकी बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। आजकल भी अपन बोलते हैं कि भारतीय जो लोग हैं वो दया के भंडार है, उनको कुछ मांगो तो वो दे देते हैं। तो बस वही परंपराएं थी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं, ये हमने पढ़ लिया, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप इसी के बारे में देखेंगे कि ये कैसा हुआ। ठीक है। तो हमने देखा कि सबसे पहले अंग्रेजी जो लोग थे, ब्रिटिश के लोग थे, वो एक छोटी सी कंपनी भारत में स्थापित करते हैं और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये फ़ोटो थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह का डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें कि भारतीय लोग हैं और जो ब्रिटिश कंपनी है उसके लोग हैं, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटों की गिरफ्तारी। आगे अभी हमने बताया ना, औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो हुआ नहीं, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तब विद्रोह ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता मान लिया था। देखिए अभी अभी हमने बात की थी ना, बहादुर शाह जो कि 1857 की क्रांति थी उस समय था। तो ये लाइन मैंने पहले आपको बता दी। ठीक है। तो ये आपको बस समझना है कि कौन कब क्या था। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सबसे पहले कहाँ पे आई थी? पूर्व में आई थी। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको एक नक्शा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये भारत की स्थिति आपको दिख रही है। ये देखो भारत का स्थान दिख रहा है आपको यहाँ पे नीचे। ठीक है, इस तरह से। तो पूर्व में अगर बात की जाए, यहाँ पे देखिए, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। ठीक है। तो पूर्व में मतलब सबसे पहले इधर साइड में आई। इधर क्या आते हैं आपके, कलकत्ता आता है आपका। ठीक है। जो कलकत्ता जो स्थान है जहाँ पे सबसे पहले आए थे, वहाँ पे जो उन्होंने कंपनी स्थापित की थी, सूरत था वहाँ पे। ठीक है। तो ये जो जगह थी, बंगाल था, ये सारी जगह आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले जो नवाब बना था बंगाल में, यानी कि गवर्नर जनरल बंगाल में बना था, तो यहीं पे सबसे पहले वो कंपनियाँ आई थी।
ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये सारी बातें दोस्तों मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप हम इनको पढ़ें, एक बार आप समझें इन चीज़ों को। तो सन 1600 में हम क्या पढ़ते हैं कि 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, सबसे पहले वो इस सन में आई थी। और लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ये चीज़ें पढ़ी थी कि जो तारीखें हैं, जो स्थान है, जो इम्पोर्टेंट घटनाएँ हैं, उनको हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। इस इजाज़तनामे का मतलब यह है कि इंग्लैंड की कोई व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई होड़ नहीं कर सकती थी। इस आधार पे उन्होंने यहाँ पे अपनी कंपनी का स्थापना की शुरुआत की। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पर जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। अब दोस्तों बात करूँ कि यहाँ पे जो कंपनियाँ आई थी, सबसे पहले उन्होंने किस चीज़ का व्यापार किया, उन्होंने जो मसाले यहाँ पे बनाए जाते हैं, काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, ठीक है, और इस तरह की जो चीज़ें थी उनका सबसे ज़्यादा व्यापार यूरोप में किया जाने लगा। मतलब भारत में बहुत क्षेत्र पे ये होता है, जैसे आपने पढ़ा है केरल, ठीक है, आपने पढ़ा है ना केरल, तो केरल दोस्तों जो वहाँ पे एक स्थान है, ठीक है, वहीं से दोस्तों एक जगह है, वहाँ से हमने क्या किया, जो काली मिर्च है उसका व्यापार शुरू किया था। इसीलिए कोची या केरल इस तरह से नाम है, उसको अरब सागर की रानी इस तरह से बोलते हैं। थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, इस पार्ट में शायद आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या बताया गया कि वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती है। मतलब एक कंपनी वहाँ पे लग गई, दूसरी कंपनी को आने नहीं दिया जा रहा, तो सबसे ज़्यादा मोटा मुनाफा वही कमाएगी, क्योंकि दूसरी कंपनी आएगी। मान लीजिए यहाँ पे कोई दुकान खुली हुई है, यहाँ पे कोई दुकान खोल दिया, ये 10 रुपये की दे रहा है, ये 8 रुपये की दे रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, घाटा हो सकता है, इसलिए ये 8 रुपये की शुरू करेगा, या फिर ये भी 10 की शुरू करेगा, लेकिन ये बाद में करेगा ताकि इसके ग्राहक तोड़ ले। इस प्रकार से कंपनियों का स्थापित यहाँ पे किया गया, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका से पश्चिम तक तट को छूते, केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। मतलब पुर्तगाली भी यहाँ पे आए थे। दोस्तों आपको बता दूं कि PD, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे, उसके बाद डच आए थे, ठीक है, इस प्रकार से आए थे। उसके बाद फिर कौन से आए थे, इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश काल के लोग आए थे, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया था, बस अपना काम कर रहे थे। ये जो पुर्तगाली डच वगैरह थे, ये किसी साम्राज्य विस्तार के कारण नहीं आए थे। इनकी सोच ऐसी नहीं थी कि वहाँ पे जाएंगे और धीरे धीरे हम अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे और एक दिन अपना साम्राज्य खड़ा कर देंगे। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटेन के लोग थे, उन्होंने की सोच यही थी कि धीरे से वहाँ के जाके अपन कंपनी स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे फिर कंपनी का विस्तार कर देंगे और अपने साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखिए, पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में पहली बार भारत तक पहुँचने पर समुद्री मार्ग का पता लगाया। यानी कि देखिए ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत की खोज है वो सबसे पहले वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी और 1498 में पहली बार भारत के तट की खोज की गई। अब तट तो पहले ही था, लेकिन किसी ने बताया कि यहाँ पे एक आर्यन के लोग हैं जिनको भारत देश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब कुछ समय बाद ही फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आए। मतलब धीरे धीरे एक कंपनी आ गई, फिर दूसरी कंपनी आ रहे हैं, ताकि उनको लगा कि यार ये ज़्यादा मुनाफा करेगी, हमें भी चलना चाहिए, हमें भी वहाँ पे व्यापार करना चाहिए। तो ऐसी होड़ मच गई, क्योंकि भारत को आप जानते हैं सोने की चिड़िया ऐसा ही नहीं कहा जाता था उस दौरान। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। अब यहाँ पे देखिए, सूती वस्त्र कपड़े वो भी ज़बरदस्त मांग पे थे। यहाँ पे 1 रुपये का खरीद के वहाँ पे 100 रुपये में बेचा जा रहा था। अब आप समझते हैं 100 गुना मुनाफा कमाया जा रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा दोस्तों अभी अभी मैंने बात की, इसके अलावा देखिए काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। मतलब मसालों में बात करें तो ये सब दोस्तों आपको नोट करना है। ये चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। देखो जो मैं मोस्ट बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, ये एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे
यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी, उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। मतलब ज़्यादा चीज़ें हो रहा है तो मुनाफा कम हो गया कि हर कोई खरीद रहा है तो देना पड़ेगा, भाई तू ले, 2 रुपये में ले ले, 1 रुपये में नहीं, ठीक है, 10 रुपये की चीज़ है 8 रुपये में ले ले, चल ठीक है। तो इस प्रकार से मुनाफा भारत का घटने लगा, लेकिन वो व्यापार यूरोप में कर रहे हैं जाके, तो वहाँ पर उनका व्यापार बढ़ने लगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इस दौरान कंपनियों के बीच में होड़ मच गई और लड़ाइयाँ शुरू हो गई। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता तो कोई सी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती। मतलब जैसे सामान लेके आते थे तो उन जहाज़ों को डुबो दिया जाता था, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देते, माल के लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। इस प्रकार की घटनाएँ शुरू होने लगी, मतलब लड़ाई शुरू हो गई। और मतलब लड़ाई क्यों शुरू हो गई कि हमारा ही साम्राज्य बढ़े, हमारा ही व्यापार बढ़े और कोई यहाँ पे नहीं आए, इस कारण से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अब यहाँ पे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लैंड फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई थी। ये लाइन आपको अंडरलाइन कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है। हुगली नदी के किनारे कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। मतलब व्यापारियों को क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिन्हें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया गया। अब ठीक है, मतलब जहाँ पे कंपनियाँ हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे ज़्यादा जैसे कॉलेज वगैरह है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे लोग बस जाएंगे आके, ताकि वहाँ पे वो व्यापार कर सके, अपना माल बेच सके, ठीक है। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। मतलब जो ये यहाँ पे बनाई गई थी कंपनियाँ, तो 1696 तक यहाँ पे बहुत फैलता गया। मतलब जो ब्रिटिश लोग थे वो अपने लोगों को लाते रहे काम के लिए, लाते रहे, उनके लोग बढ़ते रहे। ये सब बातें थे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मोटा मोटा पढ़ेंगे अपन, पूरी किताब को रीड करने से कोई मतलब नहीं है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। मतलब कंपनी के जो लोग यहाँ पे आ रहे थे तो उनको भी व्यापार करने के लिए कोई राशि चुकानी पड़ती है, टैक्स। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो मुगल सम्राट थे औरंगजेब, उनको किस तरह से अपनी बातों में फंसा लिया और उनको कंपनी वालों को कोई भी टैक्स के रूप में राशि नहीं देनी थी, कोई फरमान जारी नहीं करना था, और इस प्रकार से उनको मना लिया, ठीक है। तो किसको बनाया गया? मुगल सम्राट औरंगजेब को बनाया गया। ये चीज़ आपको याद करना है। आगे देखिए, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल कर आने लगी और पहले मौजूद अधिकारियों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। मतलब जो ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने, आपको पता है, हड़प नीति वो अपनाते हैं, मीठा बोलते हैं और दूसरों के पीठ पे छुरा घोंपते हैं। ये कार्य उनके द्वारा किया गया था, बस यही उनका एग्जाम्पल था, और इसी कारण से धीरे धीरे उनकी सत्ता बढ़ती गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान इसका विरोध क्यों नहीं करते। मतलब इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया कि ऐसा गलत है ऐसा करना। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे किला सा बन गया, यहाँ पे लोग रहने लगे, व्यापार करने लगे, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। देखिए, मद्रास के जहाज़ों के सामान लाती स्थानीय नौकाएँ विलियम शिस्पन द्वारा बनाया गया चित्र। मतलब व्यापार के लिए जहाज़ आ रहे हैं, ये सब चीज़ें। अब देखिए, व्यापार से युद्धों तक, अब बात आ गई, व्यापार स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे उनके बीच युद्ध होने लग गया, होड़ मच गई कि नहीं भाई साहब, मेरा ही काम चलेगा, मेरा ही होना चाहिए, मेरा ही व्यापार ज़्यादा चले। मतलब अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विरोध होने लगा और युद्ध भी होने लगे। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। मतलब उनके बीच टकराव बढ़ने लगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लग गए थे। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों, मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, ठीक है जी। यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन कब कब वहाँ के शासक बने थे। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी की रियासतों को देने से मना कर दिया था, यानी कि कंपनी जो थी उनको अपनी रियासत देने से मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी ने नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। ये चीज़ें हैं वो बंगाल के नवाबों के द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी
फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। मतलब कंपनी के लोग देखो बिल्कुल जीरो जो टैक्स है उस पर काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हमारा व्यापार ख़राब हो रहा है, सरकार से उन्होंने मांग की कि शुल्क हटा लिया जाए। कंपनी को इस बात पर यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, इसीलिए वो धीरे धीरे ब्रिटेन से लोगों को लाते रहे, व्यापार बढ़ाते रहे, टैक्स में छूट पाते रहे, जो फरमान थे उनको बंद करवा दिया गया। ठीक है, और गांव खरीदेंगे और किलों का पुनर्निर्माण कराना होगा। मतलब धीरे धीरे किलों का निर्माण कराने लग गए वो, इस प्रकार से वो बढ़ते गए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, जिसमें कि आपकी इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। प्लासी का युद्ध, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप आगे पढ़ेंगे तब भी आपको काम आएगा। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक है, कंपनी ने सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी बहता। मतलब सिराजुद्दौला जो एक व्यक्ति था जो शासक बना था, उससे कंपनी भी डरती थी। सिराजुद्दौला की जहाँ कंपनी एक जगह कंपनी ऐसा कठपुतली बना नवाब चाहती थी जो उसके व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। मतलब सिराजुद्दौला ऐसे शासक थे जो कंपनी को जल्दी से कोई चीज़ नहीं देते थे, इसलिए कंपनी डरती थी और वो चाहती थी कि इसको भी कहीं से इसको भी हटाए यहाँ से, ताकि दूसरा शासक बने जो हमें व्यापार करने का अधिकार दे और फरमान जारी करे। अब यहाँ पे दोस्तों ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसके लिए कहा गया, क्या क्या कहा गया, ये आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मांगा गया, कंपनी को कामयाबी नहीं मिली इस चक्कर में, तो जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। मतलब जो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं उसका राजस्व आपको चुकाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर चुकाना। ठीक है, कर राशि बोला जाती है। अब यहाँ पे देखो, जब दोनों पक्ष पीछे हटने लगे तो तैयार नहीं हुए थे, तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाज़ार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। मतलब अंग्रेज़ों ने क्या किया, मनमानी करने लगे, वो माने ही नहीं कि हम नहीं हटेंगे, हम तो ज़बरदस्ती करेंगे। तो फिर सिराजुद्दौला ने 30,000 सैनिकों के साथ, कंपनी थी एक, वहाँ पे फैक्ट्री पे उन्होंने हमला कर दिया। नवाब की फ़ौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ जहाज़ों को घेर में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर रुक कर दिया। क्या आप जानते हैं, तो यहाँ पे देखिए साइड में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि प्लासी का ये नाम किस तरह पड़ा। दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को प्लासी यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण कहा जाता है। प्लास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाब बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आपको पता लग गया इम्पोर्टेंट फैक्ट कि प्लासी का युद्ध, प्लासी नाम कैसे पड़ा। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक किला सा दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, लेनहॉल्ड स्ट्रीट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित डेन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठक होती है। ये एक ऐसी सभा का चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये सारी बातें वो कही गई है। यहाँ पे कहा गया है, आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइन ने प्लासी के युद्ध से सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार एक बड़ा कारण उनके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफिर, ठीक है, कारगुजारिया भी थी। यानी कि हार, मतलब उनकी हार क्यों हुई, किनकी, सिराजुद्दौला की। तो उनकी हार का कारण यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, कंपनी के लोगों के साथ मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइन ने यह कहकर उसे अपने हाथ से साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं अपने ही लोगों ने धोखेबाजी की, जिसके कारण आज हमें भुगतना पड़ा था काफ़ी समय से। संपन्नता का आश्वासन, यहाँ पे संपन्नता का आश्वासन दिया गया था, तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बनने के चांस है। आगे देखिए यहाँ पे प्लासी की जो जंग है वो यहाँ पे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि भारत में ये कंपनी पहली बार बड़ी जीत थी। प्लासी की, यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें बहुत ही बड़े क्षेत्र पे, तो प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था जो कि भारत को जंजीरों में जकड़ने की पहली एक सीढ़ी थी अंग्रेज़ों के लिए। ठीक है, क्या था, प्लासी का युद्ध। ठीक है, जो कब हुआ था, 1700 और क्या बताया गया, 57 के आसपास, सॉरी 57 के आसपास नहीं, क्या बताया था यार, दिमाग से निकल गया। प्लासी का युद्ध 1756 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, हमने ये पढ़ लिया। इसके बाद देखिए सॉरी यहाँ पे थे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बताया गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से शासक हुए, उन्होंने क्या कुछ किया,
ये सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद देखिए आखिरकार 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। यहाँ पे देखिए मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही, अब देखिए मतलब जोर नहीं चल रहा आपको किसी का तो चल छोड़ यार, तू ही कर ले काम, तू ही कर ले। इस तरह से उन्होंने क्या किया, बंगाल प्रांत का दीवान है वो कंपनी को ही नियुक्त कर दिया कि आप ही संभालो इसको। इस तरह से यहाँ पे बात हुई। इसके बाद देखिए इस कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई, क्या कि वो चाहते थे कि यहाँ पे सत्ता स्थापित करे, अपना साम्राज्य बनाए, और वही यहाँ पे हो गया। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। ये सब चीज़ें प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी, और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी, बंगाल में था सब कुछ। इसलिए इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशम कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फ़ौजों को संभाल सकती थी, और कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण कर सकती थी। तो सबसे पहले वो कहाँ पे कर रही थी, कलकत्ता में। ठीक है, कंपनी ने अफसर नवाब बन बैठे, तो कंपनी के लोग अफसर नवाब बन बैठे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 1743 में जब वह इंग्लैंड के मद्रास, जो कि अब उसको चेन्नई बोलते हैं हम, तो उसकी उम्र 18 साल की थी। किसकी, खुद रॉबर्ट क्लाइन की। इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो दौलत का होती थी उसको पौंड के बराबर बताया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर ने अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार का आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। मतलब देखिए जो ब्रिटेन के लोग थे बस वो कैसे भी एक दूसरे को फंसा फंसा के अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। इसके बाद देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनी का फैलता शासन, अब कंपनी का फैलता शासन कैसे था, यहाँ पे देखिए 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों में क्या किया गया, कब्जे किए गए। प्रक्रिया हमने देखी, महत्वपूर्ण बातें सामने आई। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसे किसी भारतीय रियासत का अधिकरण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। मतलब वो कूटनीति तो करते ही करते थे, राजनीति करते थे, लोगों को फंसाना, लोगों को कैसे भी बहलाना और अपने अधिकार में ले लेना, ये सारे काम उन्होंने किए। इसलिए 100 साल में उनका साम्राज्य काफ़ी बढ़ गया था। इसके बाद बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो लड़ाई है जो आपको याद करना है, बक्सर का युद्ध। ये कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको क्या कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, 1764 में। कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। मतलब जो भारत के जो रियासतें थी, तो जो कंपनी के लोग थे उन्होंने क्या किया, अपनी रेजिडेंट वहाँ पे स्थापित कर दी कि हमारा भी एक आदमी आपके यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे देख रेख करेगा क्या कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, और इसके बदले हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे। इस तरह से वहाँ पे स्थापित किया गया। लेकिन बाद में क्या किया, धीरे धीरे रियासतों पर ही उनका भार डाल दिया गया। मतलब उन्होंने बोला कि हम आपको फोकट में सेना दे रहे हैं, फोकट में आपको गवर्नर दे रहे हैं, आपको संभालेंगे, आपका किसी दूसरे राजा के साथ लड़ाई हो रही है तो ये आपको साथ देंगे। इस प्रकार से उन्होंने ज़बरदस्ती बस साथ दे रहे हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, यहाँ पे तुम्हारी किसी से लड़ाई होगी तो मैं साथ दूंगा। लेकिन धीरे धीरे बाद में मैंने बोला कि अब मैं इतने दिनों से आपके साथ रह रहा हूँ तो मुझे खर्चा भी देना पड़ेगा, मेरे सैनिक है उनका साथ भी देना पड़ेगा। इस प्रकार से उन्होंने अपनी नीतियाँ अपनाई। ये कुछ यहाँ पे लिखा गया है जिसको हम बोलते हैं सहायक संधि। ठीक है, यहाँ पे देखिए कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। सहायक संधि यही थी कि ज़बरदस्ती कि हम आपकी सहायता करेंगे, जैसे मैंने बोला ना कि मैं तेरी सहायता करूँगा, तू ऐसा कर वैसा कर, बस ज़बरदस्ती उन पर थोप दी गई। ये सब चीज़ें थी यहाँ पे देखिए अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सुजतोला टिल्ली केटल द्वारा बनाया गया चित्र आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए सहायक सेना, अभी हमने बात की ना कि आपको सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। तो इस तरह से दोस्तों उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जाकर रहने लगे, ज़बरदस्ती रियासतों में सहायक संधियाँ कर ली, और फिर धीरे धीरे उन बाद में बोलने लगे कि पैसे लगेंगे।
हमारी कंपनी को भी पैसा देना पड़ेगा, हम आपका साथ दे रहे हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। अगर कोई रियासत नहीं चुका पाती, ठीक है, मतलब वहाँ के राज्य से इतना पैसा नहीं मिल रहा जितना वो मांग रहे हैं, तो फिर वो उन कहते कि हमें इतनी जगह चाहिए साहब, आप पैसा नहीं दे रहे, हमें कोई बात नहीं, हमें इतनी जगह चाहिए आपकी रियासत में। तो वहाँ पे वो उनकी जगह हड़पने लगे, खेतों को हड़पने लगे। इस तरह से दोस्तों जो अपना साम्राज्य है वो यहाँ पे बढ़ता गया, ठीक है। आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले सहायक संधि के तौर पे किस जो इलाका था उसको अपने अधीन में किया गया, वो कौन था? अवध। कौन सा? अवध। कब किया गया? 1801 में किया गया, ठीक है। सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने चूक गए थे, इसी आधार पर हैदराबाद भी इस इलाके में छिन गए। तो हैदराबाद भी था, ठीक है, जैसे कि आपका अवध आ गया, हैदराबाद आ गया, ठीक है, जैसे और भी रियासतें आएंगी आपकी, ठीक है, जिनको धीरे धीरे उन्होंने अपने अधीन में ले लिया। इसके बाद देखिए टीपू सुल्तान शेर मैसूर, ठीक है। टीपू सुल्तान के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए अपना वीडियो कितना लंबा हो गया, 25 मिनट का हो गया, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर 2 पार्ट में इसको कर लेंगे अपन। टीपू सुल्तान शेर मैसूर, टीपू सुल्तान को क्या बोला जाता है? शेर मैसूर। ऐसा कि ऐसा दोस्तों आपको पर्सन मिलेगा टीपू सुल्तान, इसके सामने आपको टिक मिलेगा शेर मैसूर, इनको बोला जाता था। या शेर मैसूर किसको बोला जाता था, ये पूछा जा सकता है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी के प्रत्येक सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिणी भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण के लिए बात, मतलब मैसूर को भी बाद में सहायक संधि के रूप में मिला लिया गया था, ये मैं कहना चाहता था। हैदर अली, ठीक है, यहाँ पे विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान था, ठीक है, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में, ठीक है, उनके नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च, इलायची खरीदी। मतलब कौन सा तट था वो? अभी हमने बात की थी ना, मालाबार तट उसको बोला जाता था, कोची, ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है ना, कोची केरल का बात आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है, देखिए काली मिर्च और इलायची निर्यात पर रोक लगा दी गई थी बाद में, कि किसके द्वारा? टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों पे, क्योंकि विदेशी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वो समझ गया था कि इनकी गलत नीतियाँ है, ये सहायक नीति कर रहे हैं, ज़बरदस्ती थोप रहे हैं कोई चीज़ें, तो उनकी रोक लगा दी। ब्रिटेन के जो लोग भारत में आ रहे थे उन पे उन्होंने क्या किया? रोक लगाना शुरू कर दिया। किसने? टीपू सुल्तान ने। सुल्तान ने भारत में रहने वाली फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अब यहाँ पे मैंने बताया था ना, फ्रांसीसी सेना भी यहाँ पे आई थी, उनके बीच लड़ाई वगैरह हुई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये सब चित्र इसलिए आपको दिखाए गए जाते हैं ताकि आपको एक इमेजिन कर सके, आप मन में सोच सके, हाँ यार उस दौरान इस तरह से चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। ये सब टीपू सुल्तान के बारे में। यहाँ पे देखिए टीपू सुल्तान ने इन कदमों से आग बबूला हो गया। मतलब जो सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज़ थे वो आग बबूला हो गए कि यार हमें आने नहीं दिया जा रहा, हमें व्यापार नहीं किया दिया जा रहा, हमारे जहाज़ों को नहीं आने दिया जा रहा, ठीक है, तो इससे हमारा को नुकसान हो रहा है। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना ज़रूरी है। मतलब वो समझ गया कि कोई भी बीच में रोड आ रहा है, कुचलो साले को, ताकि हम आगे बढ़े और अपना साम्राज्य को बढ़ाते रहे। अंग्रेज़ों का जो अधिकार है वो बढ़ता रहेगा और भारत गुलामी की ओर चलता रहेगा। ये उनकी सोच थी। तो यहाँ पे देखिए सुल्तान, यहाँ पे देखिए आप क्या बताया गया कि श्रीरंगपुर की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। मतलब उनके बीच फिर युद्ध होना शुरू हो गए। मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। कितनी बार? मैसूर के साथ 4 बार जंग हुई और लास्ट में अंग्रेज़ जीत गए। मैसूर को पर भी सहायक संधि थोप दी गई, जैसे कि मैंने बोला था ना अभी कि मैसूर पे भी सहायक संधि थोपी जाएगी। ये हो चुका है यहाँ पे देखिए एक डायग्राम, टीपू सुल्तान, टीपू का खिलौना शेर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मराठों से लड़ाई। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपका 2-3 थोड़ा सा पेज बाकी रह गए, तो यहाँ पे वीडियो देखिए 28 मिनट का हो चुका है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए अपन इसको 2 पार्ट में पढ़ लेंगे। आज हमने इतना पढ़ लिया, कल हम पढ़ेंगे यहाँ पे मराठों से लड़ाई के बारे में, कि मराठों से फिर किस प्रकार से अंग्रेज़ों की लड़ाई होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में 100% ही आता है, या तो छोटा पर्सन आता है या बड़ा पर्सन आता है। मराठों के साथ साथ टीपू सुल्तान का आता है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बाकी 1857 क्रांति के बारे में बता दिया, जो अंग्रेज शासक थे उनका बता दिया, कैसे उन्होंने सहायक संधियाँ की वो बता दी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ के।
अच्छा भी, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपकी जो भी प्रतिक्रिया है आप ज़रूर शेयर करें, ताकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको और भी बेटर देने की कोशिश करते हैं। तो कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद।